बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जगह से जो लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू होने लगी है दैट इज़ अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेलेवेंट विद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ज़ाहिर है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब आप स्टडी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी कंसेप्चुअल स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप एनटीएस वगैरह लेवल पे भी इन एमसीक्यू को अगर हैंडल करना चाहेंगे तो शायद कोई बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगी। बहरहाल नॉलेज जब बेस्ट हो जाता है तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैंडल करना इशू नहीं होता। ये तमाम ओल्ड पेपर्स जो पुराने अब तक हो चुके उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो इनकी डिटेल डिस्कशन अब होने लगी है टर्न बाय टर्न चैप्टर वाइज। ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो उसमें जो जो यानी कि आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे तो उनको उस डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। टाइम जितना भी लग जाए कम से कम उस आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उससे डिफरेंट वर्जन में भी पूछा जाए तो शायद फिर बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह वो उसको हैंडल कर सकेगा A1 वे से। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। ये बात कुछ इस तरह से है, दो तरह के फंक्शंस ये आमतौर पर डील किए जाते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें हम y को एक तरफ कर सकें और x वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ कर सकें, टोटली सेपरेशन शो की जा सके, टोटली सेपरेशन शो की जा सके, तो देन ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहते हैं, इनके सेपरेट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग ही ये होता है। और अगर हम उनको सेपरेट ना करके लिख सकें जैसा कि एक्स वाई स्केयर प्लस 7y माइनस 9x स्केयर वाई का क्यूब इक्वल टू 7, ये इस तरह की स्टेटमेंट है। हम इसमें से अगर y को एक तरफ लिखना चाहें, x वाली टर्म्स सब दूसरी तरफ लिखना चाहें तो शायद पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे वाले फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और अगर हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, अब आप समझ रहे हैं y एक तरफ है, बाकी टोटली x वाली वैल्यूज़ दूसरी तरफ है। ये f(x) मीन्स वैल्यूज़ इन्वॉल्विंग x, फंक्शन ऑफ x मीन्स वैल्यूज़ इन्वॉल्विंग x ओनली। सो इस तरह से अगर हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकें तो इस वाले फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो अब आपका ऑप्शन इस वक्त ये है, दैट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हम इसको लिख सकें y इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल x एज इस फॉर्म में। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज़ इक्वल टू। अब ज़रा हाइपरबोलिक फंक्शंस की अगर बात करें तो ज़ाहिर है उनकी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। वो डेफिनेशंस बच्चा कितनी याद करके बैठा है, ये मैं यहाँ स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ। साइन हाइपरबोलिक x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, जबकि काज हाइपरबोलिक x होता है e की x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। ये e की x आपका ये वेरिएबल है, यहाँ से कुछ हद तक इनको याद किया जा सकता है। तो ये माइनस और प्लस का दोनों का डिफरेंस है। यहाँ से जब tan हाइपरबोलिक बनाएंगे तो सिंपली डिवाइड, क्योंकि हमें समझ आती है मैट्रिक लेवल से ही कि जब हम tan बनाएंगे तो दैट विल बी साइन ओवर कॉज, बाकी हाइपरबोलिक अपनी जगह उसी तरह आ जाएगा। तो बस ये देखें ना, एक डेफिनेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा तो कॉज, अदरवाइज साइन। अब जब कोसिकेंट बनाना है तो इसका ऊपर लिख दें, वो नीचे लिख दें, क्योंकि साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट बनेगा ना। सो दैट्स ऑल। अब आपके सामने कोसिकेंट की डेफिनेशन पूछी है, सो दैट्स इट, कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इक्वल टू। इसी तरह कुछ भी और पूछा जा सकता है जो भी रेलेवेंटली आए। हाँ जी, नंबर थर्ड, ये आपका लिमिट का एक क्वेश्चन है। ये देखिए, मैं लिमिट को ना यहाँ थोड़ा सा एक रूल बताने लगा हूँ जिसको शॉर्टकट वे भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए शॉर्टकट चला सकते हैं। लिमिट वाले क्वेश्चंस से आपने
ऊपर वाले फैक्टर का डेरिवेटिव ऊपर लेना है विच इज़ 3x का स्क्वायर और इस कांस्टेंट का हो जाना है 0। नीचे वाले फैक्टर का डेरिवेटिव नीचे लिखना है। x का डेरिवेटिव हो गया 1 और उस a का 0। उसके बाद आपने लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट आपकी कौन सी है? ये x अप्रोच टू a, x अप्रोच टू a। तो अब इस x की जगह a लगेगा, बाकी तो सब कुछ ख़त्म हुआ। सो दैट इज़ 3a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका ये जो रूल बता दिया है बच्चे को बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन इसका इतना ख्याल करना है कि ये सिर्फ इस फॉर्म में यूज़ होता है जब स्टेटमेंट लिमिट पुट करके 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी बन जाए। कोशिश आपको यही करवाई जाएगी कि ऐसे हालात में आपने काम करना है। इन्फिनिटी का सेपरेट रास्ता बताया जाएगा, क्योंकि इस तरह बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। बस आप लिमिट पुट करके जब 0/0 नज़र आए, जैसे x अप्रोच टू a लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है। ऐसी सेंस में आप इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। अब मैं कुछ ना इसका रूटीन में क्वेश्चन सामने आ गया था इसलिए हल कर दिया। थोड़ा जब आगे जाएंगे, जब लिमिट के कंटिन्यूस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उस वक्त ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकेगी। शॉर्टली आप मैनेज कर सकते हैं लिमिट के ऐसे क्वेश्चंस को। हर जगह शॉर्टकट ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे जितने पॉसिबल हुए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, fx आपके पास ये स्टेटमेंट दी हुई है। ये किसी भी नंबर पर आपसे कीमत पूछी जाए, से यहाँ वैल्यू पूछी गई है 0 पर, आप इस x की जगह 0 पुट कर देंगे। जब इस x की जगह 0 लगाएंगे तो हर जगह x की वैल्यू 0 लग जाएगी। ऐसा करने से ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये आपका आंसर बचा। सो आंसर इज़ देयर, f ऑफ 0 इक्वल टू 1। ऐसे किसी भी और नंबर पर कीमत पूछी जा सकती है, f ऑफ 9, f ऑफ -2, लाइक दिस। यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं ना जो किसी स्टेज पर पूछे जा चुके हैं, तो ज़ाहिर है अब इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन अब भी उसी सेंस में यूजेबल होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज़। अब जो टर्म है आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ चीज़ें ना अपने सेंस में ला के अगर इनको सुन के थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें, फिर आइंदा बहुत ही काम आसान हो जाता है। से आइडेंटिटी फंक्शन का ज़रा नाम सुनिए, y इक्वल टू x। ये जो y है ना टर्म, इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं fx इस तरह से, यानी कि y और fx एक ही बात होगी। ये y इक्वल टू एक्स लिखा जाए या fx इक्वल टू एक्स लिखा जाए, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ से ज़रा वैल्यूज़ देखें तो जब x की जगह 1 लगाएं y का आंसर भी 1 आ जाएगा, x की जगह 0 लगाएं y का आंसर भी 0 आ जाएगा, x की जगह आप 2 लगाते हैं तो y का आंसर भी 2 आ जाता है। यानी कि जितनी वैल्यू x की है उतनी ही वैल्यू y की आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और जब ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा, ये देखिए 0 0 1 1 2 2, वो ये वाली लाइन होती है, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आइडेंटिटी फंक्शन का हमेशा से ग्राफ ये आएगा। सो दैट्स इट। अब आप ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। ऑलराइट, छठा क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज। जो रेंज होती है ना वो किसी जगह से उस क्वेश्चन के आंसर्स का नाम है। डोमेन हमारी इनपुट वैल्यू होती है जो हम खुद से पुट करते हैं किसी जगह पर, जो इन करते हैं फ्रॉम रियल नंबर्स, और वो रियल नंबर्स जिनको फंक्शन में यूज़ करने से उसका आंसर भी आ सके, ऐसे वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं। डोमेन यूज़ करने के बाद जो वहाँ से आंसर मिलेगा वो हमें आउटपुट वैल्यू कहलाता है। उस आउटपुट वैल्यू को रेंज कहते हैं उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यूज़ के मुताबिक। ये देखिए f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज पूछी है, x की जगह आप जो रियल नंबर लगाना चाहें लगा दें, 0 1 9 माइनस प्लस। आपको जब इस साइड पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगी, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आंसर मिलेंगे। सो आंसर चॉइस इज दिस, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक।
ज़ीरो आंसर हो सकता है क्योंकि जब आप ज़ीरो लगाएंगे तो आंसर ज़ीरो। अब देखिए ना, जो आंसर्स कैलकुलेट होंगे उन आंसर्स को हम बोलते हैं रेंज, तो यहाँ से आंसर्स सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह स्केयर फंक्शन हो या मॉड फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन, उनके आंसर्स पॉजिटिव ही रहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बात आ रही है डोमेन की। अब देखिए डोमेन अभी मैंने बात की, वो इनपुट वैल्यूज़ जिनको यूज़ करने से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए वो डोमेन होती है। जहाँ आंसर ना मिले वो डोमेन नहीं होती। अब आप यहाँ से जज कर लेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को बटे के नीचे वाली वैल्यू को जब ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ मिलेंगी विच आर +-2। ठीक है, जब आप इस x की जगह पर प्लस का 2 लगाते हैं या माइनस का 2 लगाते हैं, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ज़ीरो, और हमेशा से समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो का आंसर इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। जिस नंबर पर आंसर ही नहीं आएगा वो डोमेन नहीं होगी। तो हमें समझ आ गई है, 2 और -2 जब हम यहाँ पुट करते हैं इस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, बटे के नीचे ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हम 2 और -2 यहाँ नहीं लगा सकते, बाकी तमाम नंबर्स लगा सकते हैं। जो यूजेबल डाटा होता है, यूजेबल रियल नंबर्स होते हैं, उनको डोमेन कहते हैं। तो फिर डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, यानी कि -2 और 2 यूज़ नहीं किए जा सकते, ऑल रिमेनिंग रियल नंबर्स कैन बी यूज्ड। इसको लिखते हुए ऐसे भी लिख जाते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में, वो इन बातों का ध्यान रखना है, ऑल रियल नंबर्स माइनस के ये दो छोड़ दें। ठीक है ना, ये हमारा लिखने का स्टाइल होता है कि कोई एग्जामिनर आपसे किस स्टाइल से बात करता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है 8। इस 8th क्वेश्चन के लिए, द ग्राफ एक्सप्रेसेस ए फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट कट ग्राफ एट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको कहते हैं। इनके ग्राफ से अगर चेक करना हो कि क्या ये ग्राफ फंक्शन बनता है या नहीं बनता, तो उसका तरीका ये चलता है, हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो वर्टिकल लाइन, जैसा कि ये है ग्राफ, कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक जगह से कट करे तो उसको कहते हैं इट इज़ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर वो एक से ज़्यादा जगह से कट करे, जैसे ये एक ग्राफ है, ये लाइन एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है। बात एवरी वर्टिकल लाइन की हुई है, ये नहीं कि आप वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रा कर दें तो वो एक जगह से कट कर रही है या टच कर रही है, नहीं, हर लाइन, जब आप ये लाइन खींचते हैं तो एक जगह से, जब आप और लाइनें खींचते हैं वो दो जगह से। इस तरह जो लाइन वर्टिकल, अगर कोई एक लाइन भी ऐसी आ जाए जो उस फंक्शन, उस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये ग्राफ फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से ये एक ग्राफ है, ये फंक्शन नहीं है। ये एक ग्राफ है, ये फंक्शन है। जितनी मर्जी लाइनें ड्रा कर दें, एक जगह से कट करेगी। ये एक फंक्शन है, ये ग्राफ है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। अब आपको समझ आ चुकी वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट एक टेस्ट है जो इस तरह का, अगर ग्राफ मौजूद हो, हमें वहाँ से चेक करके बताना हो कि क्या ये ग्राफ फंक्शन बनता है या नहीं बनता, तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखते हैं। अगर वो सिर्फ एक जगह पे कट करे तो वो फंक्शन होता है। अब क्या क्वेश्चन है, इफ़ ग्राफ एक्सप्रेसेस ए फंक्शन, अगर वो फंक्शन बनना है तो फिर हर वर्टिकल लाइन, बात क्या हुई है, एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट कट एट वन पॉइंट ओनली, वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। चलिए जी, नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जो ये पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, सो दैट इज़ पैराबोला। ये साथ क्वाड्रेटिक लिख दिया है। सर्कल का ग्राफ ये इससे हटके है, ये क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ
किसी और मौका पर बता दिए जाएंगे। फ़िलहाल जो जनरली पेपर्स में आ रहे हैं वो तो बच्चे को कम से कम लाइन में लगने चाहिए ना कि ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी फंक्शन की बात की, ये मैं सामने शो कर देता हूँ। यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स, उसमें जितनी डोमेन हो उतनी ही रेंज होती है, यानी कि जितनी x की कीमतें हैं वो डोमेन होती है, जो y के वहाँ से आंसर्स निकलते हैं वो रेंज है। डोमेन और रेंज यानी कि x और y दोनों बराबर होंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब ये देखिए, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ क्या क्वेश्चन आया, जो इस वक्त क्वेश्चन नंबर 10 है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि डोमेन में भी वही कीमत लगी, आंसर भी वही आया, तो वो कौन सा आंसर होगा, यही x होगा। तो इस तरह से ये डोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। हाँ जी, लीनियर फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब देखें, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर उसकी 1 है। ये कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट का मीनिंग होता है उसमें से ये वाला वेरिएबल ख़त्म हो जाए। ये वाला फंक्शन कब कांस्टेंट होगा? अगर उसमें से वेरिएबल क्वांटिटी ख़त्म हो जाए। वेरिएबल x है, वो ख़त्म कैसे होगा? अगर हम a की जगह पर 0 लगा दें, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू बी, तो इस तरह से आपका ये हिस्सा फारग हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? जो बाकी स्टेटमेंट बचेगी वो आपकी होगी एक वो नंबर जिसमें वेरिएबल नहीं आता, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फंक्शन कांस्टेंट कब होगा? अगर हम सिर्फ a को 0 लगा दें। ठीक है, अब इसी तरह से ऐसे ही क्वेश्चन की बातें और भी होती रहेंगी कि मसलन ये वाला क्वेश्चन आइडेंटिटी कब होगा, ये वाला फंक्शन आइडेंटिटी कब होगा? अगर आप b को भी ख़त्म करें, a की जगह 1 लगाएं। अब देखें, b को 0 लगाया, a को 1 लगाया, तो फिर फंक्शन क्या बना? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या फिर y इज इक्वल टू एक्स, तो देन वो फंक्शन आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि ऐसे आपको नॉलेज वाइज फिर बहुत कुछ मिल सकता है, यानी कि ये नॉलेज आपकी ज़रूरत का काम है। सो यहाँ पर मैं ये लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ इन फंक्शंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 तक अगला लेक्चर नेक्स्ट 12 से शुरू करते हैं, क्योंकि लेक्चर्स अगर हम एक ही को लेंथी करते जाएंगे तो फिर वो टेंशन ज़्यादा होती है, बच्चा उसको उस इंटरेस्ट से समझता नहीं, सुनता नहीं। यानी कि उतने छोटे छोटे लेक्चर दिए जा रहे हैं जिसमें आपकी कम से कम कवरेज अच्छी होती जाए और आप इसको समझते भी जाएं। थैंक यू वेरी मच।